आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं नॉर सेट की, और हमने प्रीवियस सेशन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और आज के सेशन में मिलने वाले सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको इन सेशंस के अंदर मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी आने वाली एम्स नॉर सेट 8.0 के अंदर। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इनको याद कीजिएगा और अपने साथी लोगों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, लेकिन पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ, जो अपनी प्रीवियस सेशन के अंदर हुआ था। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप एक इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पे आपके पास में एक पेशेंट आया हेड इंजरी का, और वो इमरजेंसी यूनिट के अंदर आपके पास में आया है। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने पर आपको क्या देखने को मिला है? नोज से ब्लडी ड्रेनेज उस पेशेंट में देखने को मिला है। अब आपको पूछा गया था कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले आप क्या करेंगे। ये अपना प्रीवियस सेशन का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो आप जाइए उस सेशन के अंदर और उसका आंसर पता कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए क्लाइंट विथ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट द लेवल ऑफ C5 has weakened respiratory effort and infective cough and is using accessory neck muscles in breathing. The nurse carefully monitors the client and suspect the presence of which प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन जो है ना उसको सबसे पहले समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको सबसे पहले जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपके पास में उत्तर नहीं आएगा, नहीं आपका जो आंसर है वो आप नहीं दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है वो किस जगह की हुई है? C5 लेवल की इंजरी हुई है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला गया है कि C5 लेवल की इंजरी हो गई, इसके बाद क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो वीक होते जा रहे हैं, साथ साथ कफिंग जो है वो भी इनइफेक्टिव होती जा रही है, एंड जो पेशेंट है ब्रीदिंग जो कर रहा है उसके लिए नेक मसल्स की जो असेसरी मसल्स है उनको भी यूज करते हुए ब्रीदिंग कर रहा है। ये आपके सामने पूरी कंप्लेंट जो है पेशेंट की आपके सामने दी गई है। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है। द नर्स केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट। आप एज नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे इस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सस्पेक्ट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे बीमारी जो दे रखी है उसके बारे में आपको आगे और बता रखा है कि जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो वीक है, इनइफेक्टिव कफ हो रखा है, यानी कि यहाँ पे C5 लेवल की इंजरी हुई है, मतलब रेस्पिरेटरी इनइफेक्टिवनेस इस पेशेंट में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया कि क्या जो है प्रॉब्लम सस्पेक्ट हो सकती है। पहला ऑप्शन देखिए, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, नेक्स्ट इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी, नेक्स्ट इनइफेक्टिव ऑक्सीजन कंजप्शन, नेक्स्ट इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू एस्पायरेशन। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहला ही ऑप्शन है जो आपको पूरा पूरा सही से इंडिकेट कर रहा है कि C5 लेवल पे अगर इंजरी होती है तो जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो भी वीक होंगे, एंड कफिंग जो है वो भी इनइफेक्टिव होगी। इनकी वजह से उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? आपको ब्रीदिंग पैटर्न जो होगा वो अल्टर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको सही जवाब कर देना है। और हो सकता है आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के और किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ये पेशेंट है, कहानी आपकी यहीं तक है। अब आपको आगे पूछा जा सकता है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो नर्सिंग एक्शन है वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे पेशेंट का जो एयरवे है वो सबसे पहले आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, चलिए इसके रेशनल को देखते हैं। रेशनल में देखिए, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न इंडिकेट दैट द रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ, रिदम, टाइमिंग एंड चेस्ट वॉल मूवमेंट आर इनसफिशिएंट टू ऑप्टिमल वेंटिलेशन ऑफ द क्लाइंट। यानी कि जो पेशेंट है उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो होगा वो क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा। अल्टर्ड जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा उसमें क्या क्या अल्टर्ड होंगे? जो रेस्पिरेटरी रेट है, डेप्थ है, रिदम है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग जो है वो अल्टर्ड होगा ब्रीदिंग पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, दिस इज रिस्क फॉर क्लाइंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन द लोअर सर्वाइकल एरिया। और ये कब होता है? जब लोअर सर्वाइकल एरिया जो है वहाँ पे अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इनइफेक्टिव ऑक्सीजन कंजप्शन अकर्स व्हेन द ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अल्टर्ड
एट द एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इनइफेक्टिव ऑक्सीजन कंजप्शन। तो ये कब देखने को मिलता है, जब ऑक्सीजनेशन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एलिमिनेशन जो है वो अल्टर्ड हो जाए, तब वो कंडीशन आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। बट यहाँ पे तो पेशेंट को क्या हो रखा है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है। नेक्स्ट है इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू एस्पायरेशन एंड इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी आर अनरिलेटेड। यानी यहाँ पे जो दो ऑप्शंस और दिए गए हैं ये इस क्वेश्चन की कहानी से मतलब वास्ता नहीं रखते हैं, मतलब इससे कोई रिलेटेड ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आज फास्ट करेंगे क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आप कंप्लीट क्वेश्चंस को भी नहीं देख पाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए चाइल्ड इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड इज एक्सपीरियंसिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस। द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर विच मेडिकेशन एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस हुआ है और उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अभी भी एडमिट करवाया गया। अब यहाँ पे सिंपल सा ये पूछा गया कि फर्स्ट लाइन थेरेपी जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस पेशेंट को, तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन सी वो ड्रग होगी जो HCP यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा मतलब प्रेस्क्राइब की जाएगी। एडमिनिस्टर तो आप करेंगे बट प्रेस्क्राइब तो जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही करेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है फेनेटोइन, नेक्स्ट है लोराजिपाम, नेक्स्ट है फॉस्फेनेटोइन, नेक्स्ट है मिडाजोलाम। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट है इसको जो ड्रग दी जाएगी फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए वो दी जाएगी लोराजिपाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग ए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन वी आई पेरिफेरल वेनस एक्सेस डिवाइस यानी VAD। The client reports sharp pain at the VAD site. The nurse notes the intravenous fluid is infusing more slowly than prescribed. The nurse should recognize that the client is most likely experiencing। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की कहानी को समझिए कि जो पेशेंट है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप एक पेशेंट को क्या कर रहे हैं, IV इन्फ्यूज करवा रहे हैं, IV इन्फ्यूजन दे रहे हैं, और वो भी कौन सा वाला है, पेरिफेरल वेनस एक्सेस डिवाइस के थ्रू। अब देखिए जो VAD यानी जो वेनस एक्सेस डिवाइस जहाँ लगी हुई है उस साइट पर शार्प पेन हो रहा है पेशेंट को, ये कंप्लेन पेशेंट आपको कर रहा है। नर्स जब उस पेशेंट को चेक करती है या फिर जो इन्फ्यूजन रेट है उसको जब देखती है तो क्या देख रही है कि जो IV फ्लूइड की जो इन्फ्यूजन है वो बहुत ही स्लो दी जा रही है, फिर भी वो कंप्लेन कर रहा है किसकी, शार्प पेन की। तो यहाँ पे सिंपल सा ये पूछा गया है कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, मतलब क्या होने की वजह से पेशेंट को शार्प पेन वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है विनस स्पाज्म, नेक्स्ट है नर्व डैमेज, नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया, नेक्स्ट है हिमेटोमा। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विनस स्पाज्म। विनस स्पाज्म की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है। हालांकि उस पेशेंट को जो इन्फ्यूजन दिया जा रहा है नर्स के द्वारा वो स्लोली दिया जा रहा है, बट फिर भी उसको शार्प पेन हो रहा है, मतलब विनस स्पाज्म उस पेशेंट को हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is admitted with dehydration and order for a 0.9% sodium chloride IV solution at 200 ml per hour is initiated. A nurse new to the unit caring for a patient. The nurse preceptor explains that the potential for complication of administering IV fluid includes fluid overload, which assessment would indicate a need to change the patient IV fluid थेरेपी। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। एक पेशेंट है जो कि डिहाइड्रेशन का है और वो एडमिट हो रखा है और डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि 0.9% जो सोडियम क्लोराइड है वो आपको 200 ml पर हावर के हिसाब से पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट अभी भी यूनिट में आया है और वो एडमिट हुआ है, इसको आप फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड आप कर रहे हैं इसकी वजह से पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली हो सकता है। तो यहाँ पे अब जो कॉम्प्लिकेशन पूछा गया ना, किसका पूछा गया, फ्लूइड ओवरलोड का। भाई पेशेंट को कहीं फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, तो इसके बारे में आप पहले से अवेयर हैं, जानते हैं कि फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या देखने को मिलेगा। वही चीज़ आपको पूछी गई है कि अगर आप IV फ्लूइड थेरेपी इस पेशेंट को दे रहे हैं और फ्लूइड ओवरलोड अगर होता है तो क्या आप उस पेशेंट में चेक करेंगे, क्या असेस करेंगे।
वही आपको यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डिस्टेंडेड एब्डोमेन, नेक्स्ट है डिस्टेंडेड नेक वेन, नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट है न्यूरोपैथीज। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंडेड नेक वेन। ये थोड़ा सा जस्ट अपोजिट है। एज इट इज क्वेश्चन जो है अभी अभी रिसेंटली एम्स नॉर्सेट में पूछा भी गया था, शायद ये क्वेश्चन आगे आएगा भी। तो ये अभी रिसेंटली एम्स में पूछा भी गया था। ये डिस्टेंडेड नेक वेन जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया था और आपको पूछा गया था कि ये किसका कौन से कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। तो फ्लूइड ओवरलोड में ये देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं। मॉनिटरिंग द पेशेंट undergoing fluid replacement should include assessment for a distended neck vein, which is a sign of fluid overload. Although constipation that can occur with dehydration, it is not a reliable indicator for the response of fluid therapy. देखिए जो डिस्टेंडेड नेक वेन है वो तो आपका फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर मॉनिटर करेंगे। कॉन्स्टिपेशन जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता जरूर है, बट ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किसका, फ्लूइड थेरेपी का। डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड न्यूरोपैथीज जो है वो इस आईवी फ्लूइड की वजह से होने वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी रिसेंटली एम्स नॉर्सेट में पूछा भी गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। A female client is admitted to the emergency department with a complaint of chest pain and shortness of breath. The nurse assessment reveals jugular vein distension. The nurse knows that when a client has jugular vein distension, it is typically due to, जैसे कि अपन ने अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड है। मैंने आपको यही तो कहा था कि अभी ये रिसेंटली एम्स नॉर्सेट में पूछा गया था, बट क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो कुछ इस प्रकार से थी जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है कि एक फीमेल क्लाइंट है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हो रखी है। उस पेशेंट की जो कंप्लेन है वो क्या थी, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इस कंप्लेन से वो पेशेंट आई थी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो एडमिट हुई है। अब देखिए आगे, ये कहानी यहाँ तक हो गई। आगे देखिए नर्स जब असेसमेंट करती है तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन देखने को मिलता है। आगे है नर्स जानती है। अब देखो नर्स तो जानती है तभी तो असेस कर रही है। नर्स बनी जो भी नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब काम करेंगे तो वहाँ पे जब जानते हैं तभी तो गए हैं, अदरवाइज सबका थोड़ी आ जाता वहाँ नंबर। एम्स में हर किसी का नंबर नहीं आता ना, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि हर कोई जानता भी नहीं है। तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जानेंगे तभी तो आप वहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो रखा है तो आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ है, क्यों हो रखा है, ठीक है। टिपिकली ड्यू टू, किसकी वजह से जुगुलार वेन डिस्टेंशन इस पेशेंट में हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए नेक ट्यूमर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है फ्लूइड ओवरलोड। तो जैसे कि अपन ने अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे जस्ट पहले वो भी फ्लूइड ओवरलोड का ही था। डिस्टेंडेड जुगुलार वेन जो है वो किस में देखने को मिलता है, फ्लूइड ओवरलोड के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड causes the volume of blood within the vascular system to increase. This increase cause when the vein to distended and which can seen most obviously in the neck vein. ZVD is a sign of increased intracranial इंक्रीज्ड सेंट्रल विनस प्रेशर, जो ICP है वो भी बढ़ जाता है, सॉरी CVP जो है सेंट्रल विनस प्रेशर वो भी बढ़ जाता है। तो जो JVD है JVD है जुगुलार वेन डिस्टेंशन है वो किसको इंडिकेट करता है, आपके CVP को, यानी कि CVP भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड ओवरलोड है उसमें एक तो JVD होगा और JVD किसको इंडिकेट करेगा, CVP के बढ़े हुए लेवल को। आगे देखिए दैट इज ए मेजरमेंट ऑफ द प्रेजेंस प्रेशर इनसाइड द वेना केवा। ये किसको मेजर करता है, आपके मतलब किसके मेजरमेंट को बताएगा, वेना केवा के प्रेशर को बताएगा। CVP इंडिकेट हाउ मच ब्लड इज फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट एंड हाउ वेल द हार्ट कैन मूव दैट ब्लड इनटू द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो आपका ब्लड, मतलब इस पेशेंट का जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा और वो सर्कुलेट होगा तो जो जुगुलार वेन डिस्टेंशन है वो बताएगा कि कितना क्या हार्ट जो है वो काम कर रहा है और कितना क्या ब्लड जो है वो
मिल रहा है, मतलब हार्ट को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मतलब सारी चीज़ जब बॉडी जो है रेस्ट करेगी इस दौरान लंग्स में कितना क्या मूव हो रहा है, ब्लड नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें जो है आप जुगुलर वेन डिस्टेंशन यानी इससे आप चेक कर सकते हैं। तो जेवीडी अगर पेशेंट को हो रखा है, मतलब फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, जेवीडी हुआ है, जेवीडी की वजह से जो है सीवीपी बढ़ा हुआ है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है फ्लूइड ओवरलोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the nurse is caring for a client with a head injury. The client intracranial pressure reading is at mm of Hg. Which condition should the nurse document? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नर्स है और एक पेशेंट को असेस कर रही है, जिस पेशेंट को क्या हुआ है, हेड इंजरी हुई है। इस पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी आईसीपी जो है वो कितना आ रहा है, 8 mmHg। यहाँ पे अब पूछा गया है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है द आईसीपी रीडिंग इज नॉर्मल, नेक्स्ट द आईसीपी रीडिंग इज एलिवेटेड, next intracranial pressure reading is borderline, next an ICP reading is at mmHg is low। तो देखिए यहाँ पे 8 mmHg है, तो आप सभी को पता ही होगा जो ICP है वो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल ICP 5 से 15 mmHg तक होता है, और यहाँ पे जो रीडिंग दी हुई है वो कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, यानी जो आईसीपी है रीडिंग यहाँ पे जो दी हुई है वो क्या है, नॉर्मल है। ये आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट करना है। ये ना तो बढ़ी हुई है, ना बॉर्डर लाइन है, ना ही लो है। तो ये तीन ऑप्शंस तो आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 5 से 15 mmHg जो है ये नॉर्मल आईसीपी प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the home care nurse is performing an assessment on a client with a diagnosis of Bell's palsy. Which assessment question will elicit specific information regarding this client disorder? देखिए एक पेशेंट है जिसको बेल्स पाल्सी हो रखा है, और एज ए आप होम केयर नर्स काम कर रहे हैं और आप इस पेशेंट को असेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये पूछा गया है कि आप कौन सा क्वेश्चन असेसमेंट के लिए उस पेशेंट से पूछेंगे, जिससे कि आपको जो बेल्स पाल्सी है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, डू यू आई सॉरी डू योर आईज फील डाई, नेक्स्ट है डू यू हैव एनी स्पाज्म इन योर थ्रोट, नेक्स्ट आर यू हैविंग any difficult chewing food, next do you have any tingling sensation around the mouth। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, यानी जो फेशियल नर्व है उसके कंप्रेशन की वजह से होता है बेल्स पाल्सी। और अगर बेल्स पाल्सी हुआ है तो आप जो क्वेश्चन करेंगे असेसमेंट के लिए वो ये पूछेंगे कि आपको कहीं च्यूइंग फूड को च्विंग करने में डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है। ये आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो पेशेंट आपको जवाब देगा उससे आप ये पता लगा लेंगे कि पेशेंट को बेल्स पाल्सी यानी फेशियल नर्व कंप्रेशन हुआ है। तो ये इस पेशेंट को अगर असेस करना है तो ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। चलिए इसको रेशनल में और जानते हैं। बेल्स पाल्सी इज वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व। तो जो बेल्स पाल्सी है वो वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस होता है जो फेशियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड फेशियल ड्रॉप्स from paralysis of the facial muscles, increased lacrimation, painful sensation in the eyes, face and behind the ear, and speech or chewing difficulties। बेल्स पाल्सी फेशियल नर्व के कंप्रेशन से तो होता ही है, साथ साथ यहाँ पे इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे, फेशियल मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगा, लैक्रिमेशन बढ़ जाएगा, पेनफुल सेंसेशन होगा आई, फेस और बिहाइंड द ईयर, ये भी देखने को मिलेगा, साथ साथ स्पीच डिफिकल्टी और च्यूइंग डिफिकल्टी, तो ये भी उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपने च्यूइंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन उस पेशेंट से किया है, जिससे आप पता लगा सकें कि पेशेंट को बेल्स पाल्सी ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज एजुकेशन टू ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, विच मेडिकेशन विल लाइकली टू प्रिस्क्रिप्शन अपॉन डिस्चार्ज फॉर द कंडीशन। देखिए पेशेंट है जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया से डायग्नोस हुआ था, और उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज एजुकेशन दे रहे हैं। आपके पास में आया था, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है, इसने ट्रीटमेंट भी लिया है और अब ये डिस्चार्ज होने वाला है, तो डिस्चार्ज एजुकेशन आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर दे रहे हैं। तो कौन सी वो मेडिकेशन है जिसके बारे में आप डिस्चार्ज के दौरान इस पेशेंट को एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोराजपाम, नेक्स्ट है गावापेंटिन, नेक्स्ट है क्रिस्प्रोडोल, नेक्स्ट है क्लोरो
डायज़िपोक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, गाबापेंटिन। अगर पेशेंट को प्रेस्क्राइब की है तो इसके रिगार्डिंग आपको पेशेंट को क्या देनी है, एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायर टू रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट द क्लाइंट इज टू रिसीविंग आई ड्रॉप्स इन बोथ आईज, द नर्स नाउज व्हाट एक्शन टेक प्रायोरिटी। देखिए एक पेशेंट है जिसको कैटरेक्ट होना है और कैटरेक्ट को रिमूव करने से जस्ट पहले की यहाँ पे बातें पूछी जा रही है कि जो कैटरेक्ट है उसको रिमूव करने से पहले पेशेंट की जो दोनों आंखें हैं, जो आई ड्रॉप है उससे दोनों आंखों के अंदर डाला गया है। ठीक है, पेशेंट ने दोनों आंखों में आई ड्रॉप्स डाली गई। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या एक्शन लेंगे। पेशेंट हो सकता है आपको पूछ सकता है कि मैं क्या दोनों आंखों में आई ड्रॉप्स डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता है, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पेशेंट का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है रिमूव एनी एक्सुडेट अराउंड आईज विथ ए वार्म वाटर। नेक्स्ट है इंस्टिल एग्जैक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स विथ लोअर कंजक्टिवल सेक। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू लुक अपवर्ड व्हेन ड्रॉप्स आर इंस्टिल्ड। नेक्स्ट अवॉइड ड्रॉपिंग द मेडिकेशन डायरेक्टली ऑन द कॉर्निया। वैसे लोअर कंजक्टिवल सेक के अंदर जो है आई ड्रॉप्स डाली जाती है और उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपसे ये ले रहा है कि जो आई ड्रॉप्स है दोनों आंखों में पेशेंट को डालनी है, तो उसी के रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, अवॉइड ड्रॉपिंग द मेडिकेशन डायरेक्टली ऑन द कॉर्निया। लोअर कंजक्टिवल सेक जो होता है उस तरफ आप ड्रॉप्स डालेंगे, बट डायरेक्टली कॉर्निया पे मेडिकेशन को आपको ड्रॉप नहीं करना है, मतलब अवॉइड करना है। तो अगर आप ड्रॉप से दवाई डाल रहे हैं आंखों में, डायरेक्ट कॉर्निया के कांटेक्ट में नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका क्या है, सही जवाब है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंसिडरेशन विद इंस्टिलिंग आई ड्रॉप्स इज टू अवॉइड ड्रॉपिंग द मेडिकेशन डायरेक्टली ऑन टू द cornea. The extreme sensitivity of the cornea before and after and eye surgery could cause serious eye problem is made where dropped onto the cornea. मतलब डायरेक्टली जो कॉर्निया वाला पार्ट है वहाँ पे मेडिकेशन को ड्रॉप डाउन या ड्रॉपिंग नहीं करनी है, इंस्टिल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो सकता है कॉर्निया के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर एंड आई सर्जरी। मतलब आई सर्जरी से पहले भी ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो सकता है और आई सर्जरी के बाद भी जो है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी जो है इस ड्रग की वजह से कॉर्निया पे हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम है आई की वो हो सकती है अगर कॉर्निया पे डायरेक्टली आपने कोई भी मेडिकेशन जो है वो डाल दी है तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपके घर में हो चाहे कहीं भी हो, डायरेक्टली कॉर्निया पे कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करना होता है। ठीक है, जब भी आप ड्रग इंस्टिल कर रहे हैं आईज के अंदर, तो आप जो भी पेशेंट है उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ऊपर देखना है और आप लोअर कंजक्टिवल सेक के अंदर उस ड्रग को जो है इंस्टिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the nurse is planning discharge teaching for a client started on acetazolamide for a supratentorial lesion. Which information about the primary action of the medication should be included in the client's education? लेकिन नर्स जो है वो डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है किसको, जिस पेशेंट को सुप्राटेंटोरल लीजन हो रखा है और इस पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा कौन सा, एसिटाजोलामाइड का। तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको बताना है कि जो मेडिकेशन है उसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है और इस मेडिकेशन के रिगार्डिंग जो एजुकेशन है वो आपको उस पेशेंट को देनी है। देखिए पहला ऑप्शन है इट विल प्रिवेंट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है इट विल प्रिवेंट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है इट डिक्रीजेज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इट मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड प्रेशर फॉर सेरेब्रल परफ्यूजन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, इट डिक्रीज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन। पेशेंट है सुप्राटेंटोरियल लीजन का और उसको एसिटाजोलामाइड दी जा रही है, तो आपको ये टीचिंग दे देनी है, डिस्चार्ज टीचिंग, कि जो एसिटाजोलामाइड आप खा रहे हैं इसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो सकता है, तो ये आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे इसका रेशनल, एसिटाजोलामाइड इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एंड ए डायूरेटिक। एसिटाजोलामाइड क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है और डायूरेटिक का काम
करती है। इट इज़ यूज्ड इन द क्लाइंट विथ और एट रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर टू डिक्रीज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन। कि भाई जो एसिटाजोलामाइड है वो कब देते हैं, जब किसी पेशेंट में आईसीपी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे सुप्राटेंटोरियल लीजन बना हुआ है, यानी कि आईसीपी इस पेशेंट को बढ़ सकता है, यानी रिस्क है। तो यहाँ पे इस पेशेंट की आईसीपी को बढ़ने से रोकने के लिए एसिटाजोलामाइड दी गई है। तो ये क्या करेगा, जो सीएसएफ है उसका प्रोडक्शन भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये आपको उस पेशेंट को पहले ही बता देना है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो इस मेडिकेशन से रिगार्डिंग या इससे कोई भी संबंध नहीं है मेडिकेशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who has sustained a spinal cord injury during administration of morning care. The client begins to exhibit a sign and symptom of autonomic dysreflexia. Which initial action should the nurse take? यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो कि सस्टेंड है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से और वो आपके पास में आया हुआ है। इस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, आप पे जो भी एज नर्सिंग ऑफिसर केयर है वो आप दे रहे हैं। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्निंग केयर, जब आप मॉर्निंग केयर इस पेशेंट को दे रहे हैं, मॉर्निंग केयर आप मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं और इस पेशेंट को केयर देने गए हैं, तो आपको यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिला है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है विच इनिशियल एक्शन शुड बी द नर्स टेक, यहाँ पे क्या आप नर्सिंग एक्शन लेंगे, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, next examine the rectum digitally, next assess the client's blood pressure, next place the client in prone position। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, एलिवेट द हेड ऑफ बेड। अगर इस पेशेंट में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एज नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे, इस पेशेंट का हेड जो है वो बेड के बजाय एलिवेट कर देंगे। तो ये आपका काम यहाँ पे रहेगा। चलिए इसको रेशनल में और देखते हैं। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर्स इन स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड क्लाइंट। Once the client is identified, the nurse elevate the head of client's bed and then examine the client for the source of noxious stimulus. The nurse also assess the client's blood pressure, but the initial action would be to elevate the head of bed. The client would not be placed in the prone position. Lying flat will increase the client ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है और उसमें ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन सिम्टम आ जाए, मतलब बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट के अंदर जनरेट हो चुके हैं। और ये अगर सिंड्रोम एक बार किसी पर्सन में आइडेंटिफाई हो जाता है, यानी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया अगर किसी पर्सन में देखने को मिलता है, इसके साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तुरंत आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर देना है, हेड ऑफ बेड जो है पेशेंट का वो एलिवेट कर देना है। ये आपका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहेगा। द नर्स आल्सो असेस द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। वैसे तो ब्लड प्रेशर भी उस पेशेंट का आपको चेक करना है, बट ये कोई आपका इनिशियल एक्शन नहीं है। पहला काम आपको क्या करना है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉन पोजीशन उस पेशेंट को नहीं देनी है। एंड लाइंग फ्लैट विल इंक्रीज द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, और अगर फ्लैट पोजीशन आप रखेंगे पेशेंट की तो उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा। तो ये भी आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आज इतने ही क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर पाएंगे, जितने भी हो पाए 10-12, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको नंबरिंग वाइज क्वेश्चंस दिखाएंगे, यानी जो अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं वो भी अपने नंबरिंग में उनको डाल देंगे और आगे वाले क्वेश्चंस भी आपको नंबरिंग में दिखेंगे। तो ये थे हमारे आज के सेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और अपने साथी लोगों को आप शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।